मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट अकॉर्डिंग टू योर टाइम। सो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ग्राफ, उसकी टाइप्स और बहुत कुछ। प्यारे बच्चों, ये जो ग्राफ्स होते हैं ये ग्राफ्स आपके सिर्फ 9th या फर्स्ट ईयर में ही काम नहीं आते हैं, बल्कि आप जब इंटर क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ सिस्टम्स डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है और आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाते हैं। ये जितने भी प्रोसेस हैं इनके अंदर भी ग्राफ्स का काम होता है। इसी तरह से आप आगे जाते जाएंगे बहुत सारे, जिससे कि अगर ओम्स लॉ आप इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ग्राफ पढ़ते हैं, नॉन ओमिक और ओमिक कंडक्टर्स का ग्राफ डिस्कस करते हैं। बच्चों, ये ग्राफ्स इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके आपके एमडीकेट में और आपके दूसरे इनकी टेस्ट के अंदर भी बहुत सारे सवालात इन ग्राफ्स के अंदर से आते हैं, बाजुकात पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बड़े कॉन्सेंट्रेट के साथ और फोकस करके सुनिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत अहम और बहुत ही प्यारा होने वाला है। और इस लेक्चर के अंदर हम ग्राफ्स, उसकी टाइप्स, उसकी क्वेश्चंस, स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट किसको कहते हैं, ये बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किसी भी ग्राफ को किस तरह से आपने एनालाइज करना है, एनालाइज करके आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सवाल याद है कि सर हम ग्राफ पढ़ते हैं क्यों है, तो इसका जवाब हमारे पास ये, देखिए जी, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है सर, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वाई वी रीड ग्राफ्स। ठीक है, सवाल ये है कि सर हम ग्राफ्स पढ़ते क्यों हैं, तो बेटा इसका जवाब हमारे पास ये आता है कि ग्राफ्स पढ़ना तो इंतहाई अहम है, लेकिन अहम क्यों है। अच्छा जी, इसका आंसर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास होता है टू एनालाइज एरर एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा में एरर को एनालाइज करने के लिए हम ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ग्राफ्स हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा के अंदर क्या कर सकें, एरर्स को एनालाइज कर सकें, उसकी करेक्शन कर सकें, क्या वो वैल्यूज जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो वैल्यूज हमारे पास ठीक है या नहीं है। ठीक है बेटे, ग्राफ पढ़ने से पहले, अच्छा ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया कि हम ग्राफ क्यों पढ़ते हैं, और ग्राफ पढ़ने से पहले हम कुछ बात करेंगे रिलेशंस की, कि हाउ मेनी रिलेशंस वी हैव। ठीक है सर, हमारे पास एक ही रिलेशन है और वो व्हाट्सएप के ऊपर है, तो भाई मैं वो वाले रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़रा कहीं और मत चले जाना तुम लोग। ठीक है, मैं जो रिलेशन की बात कर रहा हूँ वो दो तरह का होता है बेटा। पहले रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले रिलेशन को क्या कहते हैं, डायरेक्टली। ये मैं रिलेशन ये रिलेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहला रिलेशन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हमारे पास क्या है, फर्ज करो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे कुछ इस तरह से। लेट सपोज कि आपके पास ये एक कंटेनर है, मैं यहाँ कंटेनर बनाता हूँ। ठीक है, अब ड्राइंग तो बेटा ऐसे ही बनेगी, इसके अंदर इस कुछ इस तरह से ये कंटेनर बना, इसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इस तरह से। ठीक है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। आपने क्या किया कि भाई इसको हीटअप किया, हीटअप करने से मतलब इसका जो टेम्परेचर था वो आपने, लेट सपोज कि इसका टेम्परेचर कितना था, T1 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। आपने इसका टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर क्या कर दिया, T2 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज होगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहेंगे, ये एक्सपेंड होना चाहेंगे। क्या होना चाहेंगे, ये एक्सपेंड होना चाहेंगे। अच्छा, एक्सपेंड होने से इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, एक्सपेंड होने से इनका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखें एक्सपेंड होने से इनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन क्या ये कंटेनर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ा हो सकता है, तो आप कुछ बोलेंगे नहीं सर, ये कंटेनर का वॉल्यूम तो वही रहेगा,
लेकिन इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर रहे होंगे और इनको इंक्रीज होने की जगह नहीं मिलेगी तो ये कंटेनर क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई डियर स्टूडेंट्स कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से, किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका क्या इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हम एक चीज तो बढ़ाते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या बढ़ाया, टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ती हो, जैसे हमने यहाँ बढ़ाया वॉल्यूम। तो इस तरह के रिलेशन को डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, रिलेशन रिलेशन इन विच first quantity increases, अगर दूसरी इंक्रीज तो सेकेंड आल्सो। तो एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर पहली क्वांटिटी बढ़े, उस पहली क्वांटिटी बढ़ने के बाद दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो, इस तरह के रिलेशन को कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अभी हम ये रिलेशंस को समझ रहे हैं कि भाई रिलेशंस क्या होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। कौन सा आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अब देखें जी, लेट सपोज कि एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है और ये खड़ा हुआ है एक सरफेस के ऊपर इस तरह से। ये बंदा जिस पॉइंट पर है उसका नाम ए है और जहां जाना चाहता है उस पॉइंट का नाम बी है। ठीक है, अब यहां पर हम एक काम करते हैं कि भाई स्पीड और टाइम, लेट सपोज कि अगर इस बंदे की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है तो उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में हम कह देते हैं कि भाई कितने टाइम लगता है, 30 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेकेंड्स के अंदर टाइम मेजर कर रहे हैं और स्पीड हम मेजर कर रहे हैं इसकी, स्पीड नहीं, ये वेलोसिटी होगी क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मौजूद है। अच्छा जी, अब हमने कहा कि अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड 20 से बढ़ाकर 40 कर लेता है तो टाइम 30 से क्या हो जाएगा, 15। हमने कहा कि अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड 40 से 60 कर लेता है तो हम सपोज करते हैं टाइम 10 सेकेंड हो जाता है। हमने कहा कि भाई अगर ये अपनी स्पीड 60 से बढ़ाकर 80 मीटर पर सेकेंड कर लेता है तो टाइम लग जाएगा 5 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि स्पीड बढ़ाने से टाइम क्या हो रहा है, कम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक ऐसा रिलेशन, अच्छा इसको हम शो कैसे करेंगे, इसको हम शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि भाई जो स्पीड होती है ना, स्पीड जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर एक चीज बढ़े, जैसे कि स्पीड आप देख सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन के ऊपर तक पहुंचा तो दो, आपने स्पीड स्पीड और टाइम टाइम का जिक्र कर रहे हो, ऐसे इसको पहुंचा दो, पहुंच गया, वाह कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अगर आप लेट सपोज के इस तरह से जाएं, डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करें तो यहाँ पर टाइम इंक्रीज होगा और स्पीड कम हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है, या टाइम बढ़ता है तो स्पीड कम होती है। इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। आइए अब इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं, अ रिलेशन
in which a relation in which first physical quantity increases and second one is डिक्रीजेज। ये स्टूडेंट्स एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर तो डियर स्टूडेंट ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज क्या होती है, कम होती है। इस तरह के रिलेशन को कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, स्पीड और टाइम के हमने एग्जांपल दिए, हम प्रेशर और वॉल्यूम की एग्जांपल भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो एग्जांपल दिया जो स्टूडेंट्स वो स्पीड और टाइम की दी है, तो इसके साथ साथ हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं जिसको हम प्रेशर और वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। खैर अभी हम इन्वर्सली और डायरेक्टली को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स का। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स भी है। ठीक है। कितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं? टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ठीक है। दो तरह के ग्राफ होते हैं। पहली टाइप हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, या इसको हम लीनियर ग्राफ भी कह सकते हैं। लीनियर ग्राफ। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास होता है कर्व्ड ग्राफ्स। यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं, वो ये कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये स्टूडेंट्स बनते हैं, ठीक है, ये हमेशा होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन में। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन या लीनियर बनता है, और जबकि जो कर्व ग्राफ होते हैं ये कौन से रिलेशन के अंदर बनते हैं? ये इनवर्सली रिलेशन में बनता है। ठीक है। इनवर्सली रिलेशन के अंदर हमेशा कर्व और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता क्या है? देखिए जी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो या फिर कर्व ग्राफ हो, बड़ा ही आसान होता है जो भी है। ठीक है। इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम चलते हैं, द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर ग्राफ। ठीक है। स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ होते क्या है? देखिए ग्राफ हमेशा दो एक्सिस के ऊपर बनाया जाता है। ग्राफ हमेशा दो एक्सिस के ऊपर बनाया जाता है। पहले एक्सिस को हम कहते हैं, ये तो फर्स्ट वन इज वाई एक्सिस, या इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, वर्टिकल
एक्सिस भी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स इस एक्सिस को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, या फिर इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट होता है आपके पास, ये पॉइंट इसको कहा जाता है ओरिजिन ऑफ ग्राफ। क्या कहा जाता है इसको? ओरिजिन ऑफ ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर जो x और y की वैल्यूज होती हैं वो दोनों क्या होती हैं? जीरो होती हैं, तो इसलिए इसको ओरिजिन ऑफ ग्राफ कहा जाता है। x और y की वैल्यू हमेशा इसके ऊपर क्या होती हैं? जीरो होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये आता है कि सर लेट सपोज कि मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं। एक है हमारे पास वॉल्यूम जो कि प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, गैस की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि गैस का वॉल्यूम गैस के प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं प्रेशर। ठीक है जी, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक कौन सा लॉ है? ये बॉयल्स लॉ भी है, इसको हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा देखिए, अब इसको हम कैसे रखते हैं, मतलब अगर इस ग्राफ को हमने बनाना हो कैसे रखेंगे? तो इस ग्राफ को हम रखते हैं, वॉल्यूम की वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे और प्रेशर की वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे। ये स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस एक्सिस के ऊपर कौन सी वैल्यूज रखनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चीज आपके हाथ में मैनुअली, उसकी वैल्यूज आपने यहाँ पर रखनी है, और जो चीज डिपेंडेंट है, जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, उसकी वैल्यूज आपने यहाँ पे रखनी है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक गिलास ट्यूब है जिसको हम जे गिलास ट्यूब कहेंगे, जे शेप। ठीक है, इस तरह से ये एक गिलास ट्यूब है जिसको हम जे शेप्ड गिलास ट्यूब कहेंगे, जो बॉयल्स सर ने प्रैक्टिकल किया था। मैं फिर से इसको बना लेता हूँ, ज़रा ये सही नहीं बना, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर गैस फिल कर दी। ये आपके पास क्या है? इसके अंदर गैस फिल हुई है। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ तक गैस फिल हुई है इस तरह से। अब आप क्या कर रहे हैं, गैस नहीं है, इसके अंदर मरकरी है। क्या है? सॉरी, इसके अंदर एच जी मरकरी है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, डेल वी चेंज इन वॉल्यूम, ये बिल्कुल खाली है अभी। अगर मैं इसके अंदर और मरकरी डालता हूँ, मतलब इसके अंदर अगर मैं और मरकरी डालता हूँ, उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। देखिए, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, या मरकरी डालने से क्या होगा कि ये जो जगह है, आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट से मरकरी और आगे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अच्छा देखो, प्रेशर को बढ़ाना तो कम करना किसके हाथ में? हमारे हाथ में। हम चाहें तो प्रेशर को बढ़ाएं और हम चाहें तो प्रेशर को कम करें। तो जो चीज देखो इसकी, अच्छा प्रेशर की वैल्यूज मैंने कहाँ रखी है डियर स्टूडेंट्स? प्रेशर की वैल्यूज मैंने रखी है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वॉल्यूम की वैल्यूज मैंने कहाँ रखी है डियर स्टूडेंट्स? वो वाई एक्सिस के ऊपर रखी है। तो जो चीज डियर स्टूडेंट्स हमारे हाथ में है, जो चीज मैनुअली हम ट्रीट कर सकते हैं, उसे हमेशा कहाँ रखा जाता है? उसे हमेशा रखा जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर। और जो चीज डिपेंडेंट होती है किसी दूसरी चीज की वजह से, अब आप यहाँ देख सकते हो, ये जो वॉल्यूम है, ये इंक्रीज और डिक्रीज किसकी वजह से होगा? ये प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से होगा। तो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से जो वॉल्यूम आगे पीछे हो रहा है, ये डिपेंडेंट कहलाएगा। तो डिपेंडेंट चीज हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर आती है। तो ये तो हो गया आपके पास ग्राफ का इंट्रोडक्शन, कि ग्राफ होता क्या है। ठीक है, अब देखिए फर्ज करें, अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं जो कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता कैसे? आपने क्या करना है, अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनता है? तो ये आपके पास एक ग्राफ पेपर आ चुका है जी। अच्छा देखें जी,
अब बिल्कुल लाजमी सी बात है, सीधी लाइन तो आने नहीं वाली है। हमने क्या किया, एक पेंसिल ली। पेंसिल लेने के बाद हमने कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ किया, ठीक है। ज़रा मोटा वो ले लूँ मार्कर, ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, और ज़्यादा मोटा हो गया है, इसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई है, ऐसे कर देते हैं। और ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है जी। इसे हम वाई एक्सिस कहेंगे और इसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आपने क्या किया, अब हमारे पास लेट सपोज कि अब हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। लेट सपोज के गैस सिलेंडर है, ये गैस सिलेंडर आपके पास रखा हुआ है कुछ इस तरह से। गैस सिलेंडर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर बढ़ा के आपने, अच्छा अब इसका टेम्परेचर है नीचे, आग लग रही है जैसे, और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं कुछ इस तरह से। हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई जो 20 केल्विन, क्योंकि एसआई यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है और वॉल्यूम का लाजमी सी बात है मीटर क्यूब होगा, तो 20 केल्विन पर जो वॉल्यूम था, लेट सपोज कि वो कितना था, 10 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर 40 के ऊपर कितना हुआ, 20। फिर 60 पे कितना हुआ होगा, लाजमी सी बात 30, ठीक है जी। और फिर हम ये कहते हैं कि भाई 20, 40, 60, देन अब 80 पर कितना हुआ होगा, वो 40 मीटर क्यूब होगा। अब ये चार वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। आपने ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले स्केलिंग करनी होती है। स्केलिंग किसको कहते हैं भाई, आपको स्मॉल बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या नजर आ रहे हैं, स्मॉल बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 10। मतलब ये है कि आपको इसमें जो एक स्मॉल बॉक्स नजर आ रहा है वो 10 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या किया डिफरेंट, देखो एक एक स्मॉल बॉक्स आपके पास ये रहा, दूसरा स्मॉल बॉक्स आपके पास ये रहा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दो स्मॉल बॉक्सेस मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, ये 20 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक स्मॉल बॉक्स ये रहा, एक स्मॉल बॉक्स ये रहा, तो 20 20 कितना होता है स्टूडेंट, 40 होता है। एक स्मॉल, अच्छा देखो, ये जो वैल्यूज हैं जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो। मैं आपको भी बता दूं, बाद में वो लोग सर से तो हुआ नहीं, बेइज्जती होगी। देखो ये वैल्यूज मैंने एक्सपेरिमेंट करके नहीं ली है, ये मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अच्छा जी 20 40, देन ये आपके पास एक स्मॉल बॉक्स है, ये आपके पास एक स्मॉल बॉक्स है, ये आपके पास लेट सपोज के 60, ये एक स्मॉल बॉक्स है, ये स्मॉल बॉक्स है, ये आपके पास क्या हो गया, 30 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स आपके पास 10 है, तो ये 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक स्मॉल बॉक्स, अच्छा अब हम, अच्छा यहाँ पर भी देखो, अब हम सपोज करते हैं कि भाई वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करीब हो रही है वैल्यूज। हमने कहा कि भाई वाई एक्सिस के ऊपर जो एक स्मॉल बॉक्स है, ये हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग कहीं बोलोगे सर ये वैल्यूज कहाँ से आएंगे, 10 और 5 कैसे किया, तो ये आप अपनी मर्जी से, आप अपनी आसानी के लिए जिस तरह भी आप मतलब आसानी आपको लगे वो ग्राफ आप बना सकते हो। एक दो स्मॉल बॉक्स है, तो ये 10 और ये 20, देन फिर ये 5 और 5 10, उसके बाद आपने लेट सपोज क्या रखा, 30, और उसके बाद आपने लेट सपोज क्या रखा, 40। अब आपने क्या किया भाई, ये लाइन और ये लाइन आपस में मिल रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये लाइन आपस में मिल रही है, मतलब इन दोनों, अच्छा अब आपने वो लाइन लेनी है जो 20 को 10 को सिलेक्ट कर रही हो, तो आपने क्या किया भाई, यहाँ पर एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह से 40 और 20 के ऊपर भी आपने एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह से 60 और 30 के ऊपर भी आपने एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह से 80 और 60 40 के ऊपर भी आपने एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। और फिर ओरिजिन से इन तमाम पॉइंट्स को मिलाया, तो आपके पास एक लाइन आएगी, और उस लाइन को कहते हैं स्ट्रेट लाइन, और इसी स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये ग्राफ आपके पास तैयार है।
देखिए आपने क्या करना होता है, सिर्फ स्केलिंग करनी होती है अपनी मर्जी से, बल्कि देखभाल की स्केलिंग करनी होती है। जब आप स्केलिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप पॉइंट सिलेक्ट कर लें, पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद लाइन को ड्रॉ कर दें, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपके पास ग्राफ तैयार हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो कहलाता है आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। और इसी तरह से जो कर्व ग्राफ होता है, आइए अब वो मैं कर्व ग्राफ भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से बनता है। स्क्रीन छोड़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। 1 2 3, नाउ नेक्स्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं आपका कौन से ग्राफ के ऊपर, अब हम चलते हैं आपके कर्व ग्राफ के ऊपर, ठीक है जी। तो कर्व ग्राफ हमारे पास नंबर 2, कर्व ग्राफ, ठीक है। तो कर्व ग्राफ जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हमेशा, अच्छा जी, ये तो आपको पता है कि जो कर्व ग्राफ होते हैं वो कौन से रिलेशन के अंदर बनते हैं, वो हमेशा बनते हैं, ठीक है सर, मोहब्बत वाले रिलेशन में बनते हैं। और भाई मोहब्बत वाला रिलेशन नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ग्राफ हमेशा दो एक्सिस के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। एक वाई एक्सिस होती है, दूसरा एक्स एक्सिस होता है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम हो चुका है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। लेट सपोज आपने यहाँ वॉल्यूम की वैल्यूज रखी और यहाँ पर आपने प्रेशर की वैल्यूज रखी, तो जो ग्राफ बनेगा उसमें एक लाइन तो आप इस तरह से भी आ सकती है, और इस तरह के कर्व ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व ग्राफ। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक कर्व। अच्छा, स्केलिंग इसकी वैसी ही होती है जैसे मैंने आपको अभी लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइन में बताई। अच्छा, दूसरा ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि आपके पास ये दो एक्सिस है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। एक ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से भी बन सकता है। तो इस तरह के ग्राफ को कहा जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में पैराबोलिक कर्व्ड ग्राफ, ठीक है। पैराबोलिक कर्व ग्राफ और हाइपरबोलिक कर्व ग्राफ। तो ये कर्व ग्राफ की कितनी टाइप्स होती हैं आपके पास? अब दो टाइप्स आ गई हैं, एक हाइपरबोलिक कर्व ग्राफ है, दूसरा पैराबोलिक कर्व ग्राफ भी मौजूद है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, ग्राफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको हम दिए स्टूडेंट्स? स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ। क्या कहते हैं इसको हम? स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ। तो वो स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीन शॉट लें। 1 2 3 एंड गो, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है जिसको हम कहेंगे, जरा जिसको हम कहेंगे रे बाबा, ये तो बाबूराव का स्काई है रे। स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ रे। ये स्लोप और ग्रेडियंट होता क्या है रे बाबा? इसको समझने से पहले आपको एक बात मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा। देखो, आपके पास अगर एक ट्राइंगल है कुछ इस तरह का जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ये थोड़ा सा फालिज हो गया राइट एंगल ट्राइंगल को, जरा माफ कीजिएगा। अच्छा देखिए, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके इस वाली साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूस, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, और इसको कहा जाता है बेस, ठीक है। इसमें साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस। और लास्ट में हमारे पास बेचारा जो टेन थीटा बचता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, ठीक है। सवाल याद है सर? सवाल याद है सर? सवाल याद है सर? ये स्लोप होता क्या है? देखो, अब फर्स्ट करो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। वाओ,
मेरे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। अब इसके ओरिजिन से मैं स्टार्ट करूंगा इसकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब हम जो भी ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये आपने वेलोसिटी में पढ़ा होगा भाई, वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वी हैव। अच्छा जी, अब ये जो थीटा आपको नजर आ रहा है ना, तो कौन सा थीटा, हमें तो नजर नहीं आ रहा। अरे भाई बता रहा हूँ, सबर तो करो। ये जो थीटा आपको नजर आ रहा है, 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 दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। और इसी स्लोप को कहा जाता है ग्रेडियंट। जैसे कि अक्सर लड़कियां अपने दोस्तों को कहते हैं मेरा सोना या मेरा बेबी, ठीक है। या फिर अक्सर निक नेम होते हैं ना, क्यूटी पाए, पापा की प्रिंसेस, पापा का प्रिंसेस, जो भी है। उस तरह से स्लोप को ग्रेडियंट भी कहा जाता है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ या फिर ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ। तो नाइन्थ क्लास में इसका जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, नाइन्थ क्लास इन टेक्स्ट बोर्ड जाम शोलो, उसमें ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ है। और फर्स्ट ईयर के अंदर हम स्लोप ऑफ दिस ग्राफ से इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। अभी जो नई बुक आई है इन टेक्स्ट बोर्ड ऑफ जाम शोलो की, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अब दिए हुए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस स्लोप को निकालते कैसे हैं, सवाल तो ये आता है, स्लोप निकाला कैसे जाता है रे बाबा। बड़ा आसान है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो, स्लोप निकालने के लिए आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज रखते हो और यहाँ आप टाइम की वैल्यूज रखते हो। अब हमने क्या किया कि भाई इसके हमने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है। हमने कहा कि भाई इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स का आपने क्या करना है, मैं आपको पहले स्लोप निकालना सिखा रहा हूँ, फिर स्लोप के हवाले से मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, यही पॉइंट आप एक्स एक्सिस के ऊपर भी सिलेक्ट करोगे इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट को कहा जाएगा y1, यहाँ पर इस पॉइंट को कहा जाएगा y2, यहाँ पर इस पॉइंट को कहा जाएगा x1 और यहाँ पर इस पॉइंट को कहा जाएगा x2। सवाल आता है कि सर क्या सिर्फ यही दो पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जवाब आता है नहीं भाई, आप इस पूरी लाइन, ये जो लाइन खींची हुई है ना, इस पूरी लाइन में किसी भी दो पॉइंट को सिलेक्ट करके इस ग्राफ का स्लोप या फिर ग्रेडियंट निकाल सकते हो। अब हम कौन सा ग्राफ की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो आइए, तो अब हम ये सीखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप और ग्रेडियंट हमें किस चीज़ की वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमने कहा कि भाई टेन थीटा से, अच्छा स्लोप हमेशा कौन से, ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज नोन एज टेन थीटा। बस बड़ी आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो एंगल होता है ये क्या कहलाता है, ये टेन थीटा कहलाता है, ठीक है। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ नजर आएगा कुछ इस तरह से, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। तो आपको ये दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको कौन सा नजर आ रहा है, एक ट्राइंगल, ये नजर ट्राइंगल आपको आ रहा है। अच्छा, इसके ऊपर आपने एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया हुआ है, एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर y की y1 और यहाँ पे y की वैल्यू y2, और इसी तरह से यहाँ पर x1 और इसी तरह से यहाँ पर x की वैल्यू x2 होगी। हमने कहा कि टेन थीटा के जरिए स्लोप निकाला जाता है, किसके जरिए निकाला जाता है, टेन थीटा के जरिए। तो देखो, टेन थीटा, हमने कहा कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर में इसमें कितनी वैल्यूज है हमारे पास, y1 और y2। तो y1 और y2 का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, ठीक है। मतलब डेल y डिवाइडेड बाय डेल x। अच्छा जी, डेल y किसकी इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स, मतलब चेंज तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता होगा लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, डेल्टा। डेल्टा का मतलब है चेंज इन y एक्सिस, और डेल x लिखा हुआ है तो चेंज इन x एक्सिस। देखो, चेंज इन y एक्सिस का मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास वैल्यू है y2 और इनिशियल वैल्यू है हमारे पास y1। उसी तरह से फाइनल वैल्यू x एक्सिस के ऊपर x2 है और इनिशियल वैल्यू हमारे पास कौन सी है, x1 है। देखिए जी, y2 के ऊपर
हमारे पास मतलब वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी वैल्यूज गिवन है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास है टाइम। तो वाई एक्सिस के ऊपर y2 की जगह हम डिस्प्लेसमेंट को शो, देखो डिस्प्लेसमेंट को शो किया जाता है r से भी, ठीक है, r से भी किया जाता है। तो y2 की जगह हम r2 लिखेंगे और इसी तरह से y1 की जगह हम r1 लिखेंगे, x2 की जगह हम t2 लिखेंगे और x1 की जगह हम t1 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में शायद ये बात ना हो, मैं आपको बताता चलूं। हमने जो वेलोसिटी को डिस्कस किया था, जो 9th क्लास में हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो वेलोसिटी होती है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है, ये वेलोसिटी होती है। अब आप देखो कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, क्या ये R2 माइनस R1 डेल आर के इक्वल हो सकता है? तो आप बोलोगे जी। क्या ये T2 माइनस T1 डेल टी के इक्वल हो सकता है? जी। तो भाई डेल आर और डेल डिवाइड बाय डेल टी किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के। तो इससे हमें क्या बात पता लगी? इससे हमें ये बात पता लगी कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ये ग्रेडियंट है, वो किसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है? वो वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करता है। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात पता लगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। 1 2 3 एंड गो। ठीक है जी। उससे हमें एक मेन पॉइंट पता लगा। मेन पॉइंट क्या पता लगा? मेन पॉइंट ये पता लगा भाई, स्लोप एंड gradient of displacement versus time graph gives us the value of velocity। इसका मतलब हमें क्या पता लगा? हमें ये बात पता लगी कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप और इसका जो ग्रेडियंट होता है, हमें किसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है? वो वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करता है। किसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है? वो वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करता है। किसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है? वो वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं, मुख्तलिफ चीजें, वो मैं आपको स्लोप के हवाले से बताता चलूँ। हमने कहा कि हमारे पास एक ग्राफ है। सर हमने थोड़ी कहा है, आपने ही कहा है, बार बार आप कह रहे हो कि हमने कहा, हमने कहा, हमने कब कहा? ये बात भी ठीक है भाई। हम यहाँ लिखेंगे ग्राफ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपके पास लेट सपोज कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसके ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है। हमने कहा, सर आपने कहा, हमने नहीं कहा, तो आपने इन दो पॉइंट्स का स्लोप निकालना है। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मौजूद है। तो आप लाइन खींचोगे तो यूं लाइन खींचेगी, मतलब इस लाइन, इस पॉइंट के टेंजेंट आपने लेनी है। ठीक है, टेंजेंट का मतलब यूं, ये पॉइंट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये टेंजेंट। आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्या इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी की वैल्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ठीक है, अब पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब बताओ कि क्या इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी की जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आपने एक चीज देखनी है इसके अंदर, भाई इसका स्लोप का एंगल क्या है। ठीक है, अब देखो कि अगर मैं अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूं कि इफ द एंगल इज लेस देन 90, मतलब जो थीटा है वो अगर लेस देन 90 डिग्री है, सो वैल्यूज आर पॉजिटिव
इफ ग्रेटर देन 90, थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 है, सो वैल्यूज आर नेगेटिव। अब देखो ये जो थीटा बन रहा है ना इस तरह से, ये जो थीटा बन रहा है, क्या ये लेस देन 90 है या फिर ये, सॉरी, क्या ये ग्रेटर देन 90 है या ये लेस देन 90 है? तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो देखो 90 डिग्री तो हमारे पास ये होता है, ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो लाइन बन रही है ना वो कुछ ऐसे बन रही है इस तरह से। ये जितनी भी लाइन हैं ये सारी लेस देन 90 डिग्रीज है। तो अगर हमारे पास स्लोप या थीटा लेस देन 90 आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन, मतलब इसमें से निकलने वाली स्लोप की जो वैल्यूज है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगी, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे सी ग्राफ में ये किया जा सकता है कि बताओ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि भाई यहाँ पर देखो वेलोसिटी की वैल्यू 10, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 20 आ सकती है, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 40 आ सकती है, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 60 आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, वो यूनिफॉर्म है। क्या है वो? यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी क्या है, एक यूनिफॉर्म है। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है और इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर बाबा पूरा ऊपर टाइम कर रहे हैं, अगर कर्व ग्राफ आ जाए सर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर कर्व आ जाए, लेट सपोज कि अगर आपके पास कर्व ग्राफ आ जाता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, हम यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि किस तरह से किस ग्राफ को आप सोल्व कर सकते हो। किस तरह से आप किस ग्राफ को सोल्व कर सकते हो। लेट सपोज कि आपके पास अब एक ग्राफ ये है, इसको हम इस तरह, ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। अच्छा जी, अब इसमें आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि बताओ वैल्यू वेलोसिटी की पॉजिटिव है। दूसरा सवाल कर लिया जाए क्या इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और तीसरा सवाल कर लिया जाए, ठीक है, क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो देखो सबसे पहले आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये टेंजेंट खींचा, ये थीटा आया। ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये टेंजेंट खींचा, ये थीटा आया। ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये टेंजेंट खींचा, ये थीटा आया। अब देखो पहले थीटा हमारे पास इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, लेकिन जो भी थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है। जो भी थीटा है वो लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि वैल्यूज जो है वो हमेशा इसके साथ पॉजिटिव ही आएंगी, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री वाला थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आती है, वेलोसिटी की वैल्यू वही आती है, पॉजिटिव आती है। अच्छा देखो अब यहाँ पर जो एंगल है ना वो इंक्रीज हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंगल इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ आ जाए और आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का कि भाई बताओ वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो आपने वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव में किस तरह से पता लगाया कि थीटा आपने चेक कर लिया, आपने लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद पता लगा हाँ भाई जो थीटा है वो लेस देन 90 है, तो लेस देन 90 वाली जो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। आपने फिर स्लोप की तरफ आए तो स्लोप आपने देखा कि भाई इसका जो थीटा था पहले वो कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, लेकिन 90 से छोटा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है।
अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यूज भी क्या होंगी, इंक्रीज ही होंगी, वेलोसिटी की वैल्यूज भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास एक और ग्राफ मैं आपको दिखाऊं जरा। अब मैं आपको बहुत सारी टाइप्स दिखाऊंगा ग्राफ्स की, तो आप इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठोगे कि ग्राफ्स आपके लिए अब हलवा हो जाएंगे। ठीक, ऐसा हलवा हो जाएंगे, बस आपको ठंडा ठंडा हलवा मिलेगा, आपने प्लेट में डालना है, उसको खा लेना है, टेंशन की बात नहीं है आपके लिए ना। बड़ा अजीब गरीब है, बना हो जा रहा है ये। लेट सपोज आपके पास ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई और ये एक्स, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपके पास मौजूद है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू एक ऐसा ग्राफ आता है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें आपसे यही 3 सवाल पूछे गए हैं, जो इसको जरा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस भी है। अब यहाँ पर आपने एक लिया और ये टेंजेंट लाइन खींच दी, ये थीटा। यहाँ पर आपने एक और स्लोप लिया, ये आपने एक लाइन खींच दी, ठीक है। यहाँ पर आपने एक और स्लोप लिया, ये आपने एक लाइन खींच दी, ठीक है जी। तो उसके अंदर आप क्या देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो थीटा होगा ना वो कम हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर ये 3 सवाल पूछे, स्लोप क्या हो रहा है इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स। देखो स्लोप तो मतलब स्लोप का जो एंगल है वो क्या है, लेस देन 90 है। उसका मतलब जो वैल्यूज आएंगी वो तो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। लेकिन स्लोप, इस यहाँ पर एंगल ज़्यादा था, यहाँ पर आके एंगल और कम हुआ, फिर मजीद आगे जाते जाओगे तो एंगल क्या हो रहा है, कम। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर स्लोप डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। शाबाश, पता चल गया आप लोगों को। मुझे लगता है आप लोगों ने खुद से जवाब दिया कि भाई अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यूज भी क्या होंगी, डिक्रीज ही होंगी, वो नहीं बढ़ेंगी। अगर स्लोप इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी की वैल्यूज भी इंक्रीज होंगी। एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक जरा डेमो दे दूं, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा होता जा रहा है और बहुत सारे पॉइंट्स हमें इसमें मिलते जा रहे हैं। 1 2 3 स्क्रीन शॉट लो, गो। अब हमारे पास, अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे जरा वेलोसिटी टाइम, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कहते हैं। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास 2 तरह की ग्राफ और आते हैं। एक ग्राफ हमारे पास ये भी होता है, जिसको हम कहते हैं, एक ग्राफ ये होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपके पास मौजूद है, कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक, कॉन्केव डाउनवर्ड एक ग्राफ आपके पास ये आता है। अच्छा देखो, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था तो उसका स्लोप किसके इक्वल था, वेलोसिटी के। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के। किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन के। एक ग्राफ आपके पास ये होता है जिसको हम कॉन्केव डाउनवर्ड कहते हैं, और एक ग्राफ आपके पास ये होता है जिसको हम कॉन्केव अपवर्ड कहते हैं, ठीक है, कॉन्केव अपवर्ड कहते हैं। ये भी आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये जो कॉन्केव डाउनवर्ड है इसके अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन की वैल्यूज क्या आएंगी, तो आपने आंसर देना है कि भाई कॉन्केव डाउनवर्ड में अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन की वैल्यूज हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। और अगर कॉन्केव अपवर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यूज हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है, और वो खास तौर पे एमडीकेट के अंदर और कहीं पर भी पूछा जा सकता है आपसे पूछा। अच्छा देखो, एक ग्राफ आपके पास ये भी होता है,
अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ना हमारे पास, मैं अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूँ। मतलब ये कि आपके पास देखो, हमने कहा कि भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा देखो, एक तो एंगल ये है थीटा, जिसको हम कहेंगे स्लोप, इसको हम कहेंगे स्लोप। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका स्लोप किसके इक्वल होता है? एक्सीलरेशन के। ये तो हमें पता लग गया। मतलब पहली चीज तो ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होता है? एक्सीलरेशन के। अब देखो जरा, हमने कहा कि भाई इसका एक एरिया है, इस ग्राफ की लाइन के नीचे, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ, ठीक है। मतलब एक एरिया आपके, ये पूरा है ना एरिया, इस पूरी लाइन के नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये एरिया, लेंथ इंटू वेट किसके इक्वल होता है भाई? अगर लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई करो तो ये एरिया के इक्वल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लाइन के नीचे जो एरिया होता है ये किसके इक्वल होता है, तो आपने कहना है ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है। अगर ये पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है, तो आपने कहना है एक्सीलरेशन के। और ये पूछा जाए कि भाई बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल होता है। तो आपने ये बातें भी उसमें कवर करनी है, ठीक है जी। ये बातें भी आपने उसके अंदर कवर करनी है। अच्छा जी, अब हम एक जरा, मैं आपको लास्ट हम ग्राफ की तरफ चलें, इसका स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3 एंड गो। अगर आपके पास एक ऐसा ग्राफ आ जाए, अगर आपके पास एक ऐसा ग्राफ बना हुआ आ जाए, तो वो कुछ इस तरह का हो, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट और ये आपके पास टाइम, ये ग्राफ है, ठीक है। तो उसमें पूछा जाएगा बताओ वेलोसिटी की वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी या फिर वेलोसिटी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव होंगी। और दूसरा आपने ये बताना है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज पर है या फिर डिक्रीजिंग पर है। तो एक बात याद रखना कि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो वेलोसिटी की जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा नेगेटिव होंगी। और वेलोसिटी क्या हो रही है, अगर वैल्यूज तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगी, ये भी पूछा जा सकता है। भाई देखो, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आकर कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आकर कितनी हो गई? 40। यहाँ पर आकर कितनी हो गई? 30। देखो वेलोसिटी चेंज तो हो रही है और चेंज होने में इसे टाइम भी लग रहा है, इसको इस तरह से। अगर वेलोसिटी चेंज हो और उसे टाइम लगे तो उसे कहा जाता है एक्सीलरेशन। लेकिन अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो तो उसे कहा जाता है रिटार्डेशन। उसे क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन। क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन। क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन, ठीक है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए ना तो आपने इसमें जवाब देना है कि वेलोसिटी की वैल्यूज नेगेटिव होंगी और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो उस टाइम ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो उसको बार बार देखो, ठीक है। जो क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कर सकते हो कमेंट्स के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।